नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार की एक और कूटनीतिक विफलता पर देश में सियासत गर्म हो गई है। भारत ने दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, गजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली है। इस बारे में भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने कहा है कि भारत गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति से गहराई से चिंतित है और नागरिकों की मौत की निंदा करता है। हालांकि हमारा मानना है कि संघर्ष का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। हमारी सामूहिक कोशिश दोनों पक्षों को करीब लाने की होनी चाहिए। जबकि 6 महीने पहले ही दिसंबर 2024 में भारत ने गजा में युद्ध विराम की मांग वाले ऐसे ही प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था, यानी मतदान किया था। मतलब 6 महीने में भारत की विदेश नीति इजराइल और अमेरिका के और ज्यादा दबाव में आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने पहली बार इजराइल का साथ दिया है। पिछले 3 वर्षों में भारत ने इजराइल की आलोचना करने वाले 4 प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई है, जिसमें अक्टूबर 2023 में युद्ध विराम और 2023-24 में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने ब्रिक्स और एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से अलग रुख अपनाया है। इन संगठनों के सभी देशों ने गजा के पक्ष में वोट किया है और भारत ने वोट देने से बचने के लिए गायब रहना स्वीकार किया, ज्यादा उचित समझा। मगर क्या इससे भारत उन सवालों को गायब कर पाएगा जो अभी वैश्विक स्तर पर उठ खड़े हुए हैं? खास बात यह है कि भारत का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वो अगले सप्ताह फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा आयोजित फिलिस्तीन पर एक सम्मेलन में भागीदारी पर विचार कर रहा है। इधर मोदी कनाडा में G7 की बैठक में शामिल होने जाएंगे, जहां उनका सामना शायद डोनाल्ड ट्रंप से हो जाए। इस बात के चर्चे तेज हैं कि क्या मोदी ट्रंप से पूछ पाएंगे कि आपने किस हक से 13 बार सीज फायर का ऐलान किया है, और इतना ही शांति दूत बनने का अगर आपको शौक है तो क्यों ईरान पर हमला करने वाले इजराइल से कुछ नहीं कहते? अब तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है और इस युद्ध को रोका नहीं गया तो बड़ी तबाही मचेगी, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस सब इजराइल के साथ हैं और वहीं चीन ईरान के साथ आ गया है और रूस भी मीडिएटर की भूमिका में आने की बात कर रहा है। पहले का दौर होता तो भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकता था, लेकिन अब हमारे देश के नेतृत्व की कूटनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। यानी मोदी के लिए प्रवासी भारतीय मोदी मोदी के नारे लगाएं, जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, जब नरेंद्र मोदी वहां जाएं तो मोदी मोदी के नारे लगे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दुनिया उनकी तरफ किसी समाधान के लिए नहीं देख रही है। दरअसल यह अकेले मोदी का मसला नहीं है दोस्तों, इसमें भारत की साख पर भी सवाल उठते हैं, इसीलिए ज्यादा बुरा लगता है। गजा में मतदान से गायब रहने पर प्रियंका गांधी ने, वायनाड से सांसद हैं, प्रियंका गांधी ने लिखा है कि यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। यह हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है और यहां से जो है वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत की कूटनीति यानी जो विदेश नीति है खासकर, वो किस दिशा में जा रही है और इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहां खड़ी है आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार। ये सवाल यहां हर भारतीय पूछेगा आने वाले वक्त में। लेकिन इससे जरा बाहर निकलते हैं और आते हैं इधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, एयर इंडिया का विमान हादसा जो हुआ है 2 दिन पहले यानी 12 तारीख को, उस पर आते हैं। उस पर भी सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी की सरकार है। विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है, जिसके बाद अब पता चलेगा कि असल में जिस कारण से विमान उड़ ही नहीं पाया उसका मुख्य वजह उसकी क्या है।
आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें मंत्री रामा मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले 2 दिन बहुत कठिन रहे हैं, खासकर मंत्रालय और बाकी सभी के लिए। अहमदाबाद में हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैंने भी अपने पिता को सड़क दुर्घटना में खोया है, इसीलिए कुछ हद तक मैं परिवार के सदस्यों के दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूं। तो नायडू का जो दर्द है वो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं, जिस पद को वो संभाल रहे हैं, वहां उनसे यही उम्मीद की जाती है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना भी हुआ हो, इसका भी आप ख्याल रखें। आपको शायद याद होगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किसी लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में कहा था कि मेरी भी बेटी है, मैं दर्द समझ सकता हूं। तब वहां के लोगों ने उनसे सवाल किए थे, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से, कि आपकी बेटी अगर नहीं होती तब भी आपको जनता का दर्द समझना ही चाहिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। और यही बात यहां लागू होती है नायडू साहब के ऊपर, क्योंकि वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और उनके पिता दुर्घटना में मरे या ना मरे, लेकिन उनका काम क्या होता है? क्या वो दुख दर्द को तभी समझ पाएंगे जब उनके पिता दुर्घटना में मरेंगे या उनका कोई परिजन मरेगा तब? खैर, भारत में अब ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहां तो बड़े मुद्दों पर भी सवाल करने से रोका जाता है। तब ऐसी टीका टिप्पणियों का क्या अर्थ? खैर, आज की ब्रीफिंग में जहां ये मंत्री महोदय थे, इसी मंत्रालय ने बताया है कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। उड़ान के 30 सेकंड के भीतर विमान ने केवल 650 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर तेजी से ऊंचाई खोने लगा। पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल यानी आपातकालीन संदेश जारी किया, लेकिन 1:39 यानी 1:39 बजे हवाई यातायात नियंत्रण, जो ATS जिसको कहते हैं, उससे संपर्क टूट गया। इसके ठीक 1 मिनट बाद विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के आवासीय परिसर से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई। ये ऐसी बातें हैं दोस्तों जिसे अब तक हम सब रट चुके हैं। आपको याद हो गई है ये बातें, यानी दुर्घटना वाले दिन क्या हुआ ये तो पहले से सबको पता है। परसों से यही बात चल रही है कि कितने बजे विमान उड़ा, उसके विजुअल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुई, क्यों हुई ये घटना, इसकी जानकारी आज भी मंत्रालय नहीं दे पाया। इस प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर हादसे की मुख्य वजह क्या थी, जबकि यही फ्लाइट पेरिस से सकुशल वापस लौटी थी। यही फ्लाइट पेरिस से आई और इसके बाद दिल्ली से अहमदाबाद, और इसमें कोई समस्या नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अहमदाबाद में उड़ने के 1 मिनट बाद यह हादसा हो गया? हालांकि एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन फेल होना ही इस हादसे की वजह बना होगा, लेकिन इस संबंध में, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अब बोइंग ड्रीमलाइनर के रखरखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में मंत्री रामा नायडू ने कहा है कि भारत में 34 ड्रीम लाइनर में से 8 का निरीक्षण पहले ही हो चुका है, बाकी का भी किया जा रहा है। मतलब 26 विमान अभी किस हाल में हैं, उनका रखरखाव ठीक है या नहीं है, यह सरकार नहीं बता पा रही है। वैसे सरकार भी क्या करे जब उसके पास इन कामों के लिए लोग ही नहीं हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि DGCA में 53% से भी ज्यादा, यानी 53% से अधिक पद खाली हैं DGCA में। DGCA में 1692 स्वीकृत पदों में से 814 पद खाली हैं, मतलब 53%। वहीं BCS यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसमें 598 स्वीकृत पदों में से 224 पद खाली हैं। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 25,730 स्वीकृत पदों में से 9,502 पद खाली हैं, यानी वैकेंसी ही वैकेंसी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि DGCA और अन्य विमानन प्राधिकरणों में मानव संसाधन की अपार कमी है, गंभीर समस्या है। और इन पदों को भरे बिना क्या भविष्य में सुरक्षित उड़ानों की गारंटी मोदी दे सकते हैं?
अगर ऐसा है तो वाकई मोदी नॉन बायोलॉजिकल होंगे, और मोदी है तो मुमकिन है कहने में कोई हर्ज नहीं होगा उनके लोगों को जो उनके भक्तगण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसीलिए अब सरकार को आनाकानी करने की जगह सीधे समस्या को पहचानना और उसे हल करने में अपनी गलती को मानना और उस गलती को दूर करना, यह सब करना ही होगा, वरना देश के लोग कब तक आपदाएं सहते रहेंगे, बेमौत मरते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या देश के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ईरान और इजराइल संघर्ष और विमान हादसा और इन सब के बीच कहां खड़ी है आखिर मोदी सरकार? बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवा